अतीक और अशरफ की हत्या के बाद पुलिस अब उनके अवैध साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने में जुटी है और इसी सिलसिले में आज प्रयागराज पुलिस करबला इलाके में मौजूद अतीक के दफ्तर पहुंची। ये वही दफ्तर है जिसे प्रशासन के बुलडोजर ने कुछ दिन पहले तोड़ दिया था, लेकिन दफ्तर के खंडहर में जो कुछ मिला वो बेहद चौंकाने वाला, क्योंकि इस टूटे हुए दफ्तर में जगह जगह खून के धब्बे मिले। फर्श पर खून के छींटे थे, सीढ़ियों पर खून के निशान थे। ये अतीक अहमद का दफ्तर है और ये उस दफ्तर का ये किचन का रूम है और यहाँ पर चारों तरफ खून के धब्बों के निशान दिख रहे हैं। हालांकि तस्वीरें विचलित करती है, इसलिए बहुत ज्यादा हम नहीं दिखा सकते। और यहाँ पर सीढ़ियाँ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इसके पास खून के धब्बे के निशान है। उमेश पाल के अपहरण में दर्ज एफआईआर में इस दफ्तर में एक टॉर्चर रूम का भी जिक्र था। इसी दफ्तर में एक दुपट्टा भी मिला है जिस पर खून के निशान है। बताया जा रहा था कि अतीक का टॉर्चर रूम होता था और ये दो कपड़े आप देख रहे हैं, इन कपड़ों में भी खून के निशान है। ये देखिए, माफिया अतीक के दफ्तर में खून के धब्बों में गहरा राज छिपा हुआ लग रहा है। जिस कमरे में खून से सना हुआ दुपट्टा मिला है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसमें कोई महिला रहती थी, क्योंकि इस कमरे में एक अलमारी है जिसमें महिलाओं के कपड़े भी मिले हैं। अलमारी के दरवाजे पर भी खून के निशान हैं। यहाँ पर जो कपड़े मिले हैं वो तस्वीरें देखिए, ये जो महिला के कपड़े हैं, उस महिला के कपड़ों में खून के धब्बे यहाँ पर मिले हैं। फर्श पर चारों तरफ आपको खून के धब्बे के निशान मिलेंगे। इसके अलावा इस दफ्तर के अंदर चूंकि यहाँ पर अतीक का दफ्तर था, यहाँ पर महिलाओं के कपड़े हैं और यहाँ पर देखिए ये जो पॉलिथीन है, इस पॉलिथीन में भी खून के निशान, खून के धब्बे। इसके अलावा जो ये कवर्ड है, कवर्ड के इस ऐसा लग रहा है कि हत्या करने के बाद या फिर मारपीट करने के बाद जो खून निकला, उसके बाद इस कवर्ड को खोला गया। इस कवर्ड पे भी खून के निशान देख सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर से लेकर थर्ड फ्लोर तक चारों तरफ खून के धब्बों के निशान। इस दफ्तर से कुछ चूड़ियां भी मिली हैं जिन पर खून लगा हुआ है। यही नहीं, इस टूटे हुए दफ्तर में एक चाकू भी मिला है जो खून से सना हुआ है। इस चाकू के मिलने के बाद दफ्तर के अंदर टॉर्चर, हत्या या किसी और अनहोनी की आशंका बढ़ गई है। हालांकि ये चाकू सब्जी काटने वाला लग रहा है, लेकिन इस पर लगे खून के निशान कई सवाल खड़े करते हैं। यहाँ पर उस चाकू के निशान आप देख सकते हैं। ये चाकू यहाँ पर है, उस चाकू पे खून के निशान है और ये बतौर एविडेंस के तौर पर लिया जा सकता है और ये एक अहम सुराग के तौर पर साबित होता है। इसलिए यहाँ पर जो सीनियर एसीपी जो यहाँ पर आए हैं, उनका कहना है कि फॉरेंसिक टीम को यहाँ पर बुलाया गया है। सवाल यह है कि क्या अतीक के दफ्तर से मिला हुआ ये खून इसी चाकू से कटने की वजह से निकला? क्या इसी चाकू को किसी क्राइम में इस्तेमाल किया गया? अतीक के दफ्तर में खून के निशान, चाकू और खून से सने कपड़े मिलने से पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। खून के निशान ज्यादा पुराने नहीं लग रहे हैं। इस दफ्तर को प्रयागराज प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही तोड़ा था और बच गया था। वो केस प्रॉपर्टी बन चुकी थी, यानी पुलिस को दफ्तर को सील कर देना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने ऐसा किया नहीं। पुलिस ने दफ्तर को खुला छोड़ दिया। सर ये बताइए कि इसे क्यों नहीं सील किया गया था? क्यों नहीं सील किया था? खून के धब्बे मिले हैं, कोई पुलिसकर्मी कुछ बोले थे, खून के धब्बे यहाँ पर मिले थे बॉस, खून के धब्बे मिले थे। आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए बॉस, ये खून के धब्बे मिले, हमें जानकारी नहीं है, हमें जानकारी नहीं है। सील क्यों नहीं किया गया? आप बताएं, आप यहाँ के इंचार्ज हैं, खून के धब्बे मिले, आप क्यों नहीं बताना चाह रहे? अच्छा, क्या निशानी है, किस चीज की निशान है? ये यहाँ पर तमाम के धब्बों के निशान दिख रहे हैं। पूरे अतीक के इस दफ्तर में खून के धब्बे मिले, क्यों नहीं आप बता रहे? क्या है ये? क्यों नहीं इसे सील किया गया था? केस प्रॉपर्टी थी, उसके बावजूद यहाँ पर खून के धब्बे मिल रहे हैं। इसका कारण क्या कहना चाहेंगे? तमाम आला अधिकारी है, पुलिसकर्मी है जो यहाँ पर पहुंचे हैं और ये ही नहीं पता चल रहा है कि आखिरकार जो खून के धब्बे मिले हैं उसे क्यों नहीं हटाया गया। पुलिस के पास इस बात का जवाब नहीं था कि केस प्रॉपर्टी होने के बावजूद दफ्तर को सील क्यों नहीं किया गया। जब मीडिया ने खून के निशान और चाकू दिखाना शुरू किया तो पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया, जिसने मौके पर पहुंचकर खून के निशान और दूसरे सबूतों के सैंपल इकट्ठे किए। यहाँ पर पहुंच गई है, तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जो यहाँ पर एफएसएल की टीम ने सबसे पहले इस जगह को कॉर्डन ऑफ किया है और सीधे यहाँ से लगातार जो अपनी जांच शुरू कर दी है। यहाँ से तमाम जो सबूत है, एविडेंस है, वो यहाँ पर कलेक्ट किए जाएंगे। चूंकि ग्राउंड फ्लोर पर पुलिस की टीम है और यहाँ पर
एक तरह से आप कह दीजिए कि कॉर्डन ऑफ किया गया है। फॉरेंसिक टीम फर्स्ट फ्लोर पहुंची है और यहाँ पर जो हत्या की गई है या फिर जो खून के धब्बे के निशान मिले हैं अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। पुलिस खून के रहस्य को सुलझाने के लिए आसपास मौजूद सीसीटीवी को भी खंगालेगी। जी न्यूज की टीम जब अतीक के दफ्तर का जायजा ले रही थी तो वहां एक कमरा मिला और उस कमरे की खासियत ये थी कि वहां बैठकर अतीक अपना दरबार लगाता था और अतीक और उसके गुर्गे दरबारियों के बैठने के लिए डिजाइनर सोफे बनाए गए थे। इसी दरबार में बैठकर अतीक योजनाएं बनाता था और अपना फरमान सुनाता था। ये जो कमरा है जहां पर अतीक का दरबार लगता था उस कमरे को भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए किस तरीके से इस कमरे में अतीक का दरबार लगता था। चारों तरफ यहाँ पर सोफे लगाए जाते थे, अतीक यहीं बैठता था और इसी जगह से अपने गुर्गों को निर्देश देता था और यहीं से सारी प्लानिंग और साजिश रची। तो ये तस्वीर आप देखिए, खून के धब्बे मिल रहे हैं, अतीक का टॉर्चर रूम मिल रहा है। जी न्यूज की टीम ने अतीक के दफ्तर पर मौजूद प्रयागराज कोतवाली के एसीपी से सवाल किया कि आखिर दफ्तर को सील क्यों नहीं किया गया। एसीपी ने माना कि खून के निशान पहले वहां नहीं थे। तो खून के निशान बरामद हो रहे हैं, एक चाकू वहां पर मिल रहा है, खून से सना हुआ दुपट्टा मिल रहा है। सवाल यही है कि जब ये केस प्रॉपर्टी थी तो इसे पहले ही सीज क्यों नहीं किया गया। जिसने मौके पर पहुंचकर खून के निशान और दूसरे सबूतों के सैंपल इकट्ठे किए। यहाँ पर पहुंच गई है, तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जो यहाँ पर एफएसएल की टीम ने सबसे पहले इस जगह को कॉर्डन ऑफ किया है और सीधे यहाँ से लगातार जो अपनी जांच शुरू कर दी है। यहाँ से तमाम जो सबूत है, एविडेंस है, वो यहाँ पर कलेक्ट किए जाएंगे। चूंकि ग्राउंड फ्लोर पर पुलिस की टीम है और यहाँ पर एक तरह से आप कह दीजिए कि कॉर्डन ऑफ किया गया है। फॉरेंसिक टीम फर्स्ट फ्लोर पहुंची है और यहाँ पर जो हत्या की गई है या फिर जो खून के धब्बे के निशान मिले हैं अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। पुलिस खून के रहस्य को सुलझाने के लिए आसपास मौजूद सीसीटीवी को भी खंगालेगी। पुलिस के बयान से साफ है कि अतीक के दफ्तर को पुलिस ने सील नहीं किया था। यही नहीं, पुलिस ने इस कदर लापरवाही बरती कि दफ्तर में मौजूद दस्तावेजों को पुलिस ने अपने कब्जे में भी नहीं लिया। और ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल में ही दफ्तर में कुछ हुआ है। तो सर, ये केस प्रॉपर्टी थी, ये सील होना चाहिए था, खुला कैसे रह गया? अगर खून के धब्बों के निशान है तो यहाँ पर क्या पुलिस वालों की तैनाती होती थी? आप देख रहे हैं ये पूरा ध्वस्त हो चुका है। पीछे का हिस्सा जो थोड़ा सा रह गया, बाकी चारों तरफ से, तीनों तरफ से ये पूरा खंडहर नुमा है। तो इस पर जो है कोई ऐसी बात नहीं थी और अब चूंकि इस तरह की वारदात हो गई है तो हम चाहेंगे यहाँ पर किसको। यानी आपका कहना है कि पहले यहाँ पर कोई खून के धब्बे के निशान नहीं थे? अब पहले हम लोग कुछ दिन पहले आए थे तो इस तरह के निशान तो नहीं दिखे थे। तो सर, क्या लगता है कि यहाँ पर हत्या करने के बाद लाश को इसी कब्रिस्तान में, जो बगल में ही कब्रिस्तान है, यहाँ पर दफन कर दिया गया होगा, सबूत मिटा दिया गया होगा? यह आपका अपना सवाल है और आपकी अपनी सोच है। अतीक के दफ्तर में टॉर्चर रूम के बाद लखनऊ में भी एक टॉर्चर रूम का पता चला है और इसका खुलासा एनकाउंटर में मारे गए अतीक के बेटे असद के मोबाइल फोन से मिले एक वीडियो से हुआ है, जिसमें एक कमरे में जमीन पर बैठे एक युवक को पीटा जा रहा है। जिस युवक को पीटा जा रहा है उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। इस वीडियो में हालांकि असद नहीं दिखाई दे रहा है। वीडियो में 3 से 4 लोग दिखाई दे रहे हैं। इसमें अशरफ का साला और 25,000 का इनामी सद्दाम मौजूद है। बालों की चोटी बनाए और हरे रंग की टी शर्ट पहना ये वही शख्स है जिसका नाम सद्दाम है। वीडियो में सैफ नाम का भी शख्स है जो प्रयागराज के नैनी जेल में बंद है। इसमें सैफ के हाथ में बेल्ट भी दिखाई दे रही है। जब युवक पैंट पहनने की कोशिश करता है तो कमरे में मौजूद एक शख्स उसे लात मारता है। ये वीडियो असद के मोबाइल फोन से पुलिस को मिला है। वीडियो में तारीख 19 जनवरी 2021 लिखी हुई है। वीडियो लखनऊ के एक फ्लैट का बताया जा रहा है जहां असद रहता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला है कि असद के फ्लैट पर इसी तरह लोगों की पिटाई की जाती थी और उसका वीडियो बनाया जाता था और व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल करके डर और दहशत फैलाई जाती थी। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या में शामिल आरोपी शूटर सनी सिंह ने एसआईटी की पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सनी सिंह ने उस शख्स का नाम बता दिया जिसने उसे टर्की में बनी जिगाना और गिरसान पिस्टल दी थी। शूटर सनी सिंह ने पूछताछ में बताया कि उसे टर्की में बनी जिगाना और गिरसान पिस्टल दिल्ली के कुख्यात जितेंद्र गोगी गैंग ने दी थी।
जितेंद्र गोगी गैंग शूटर सनी सिंह के जरिए गैंगस्टर सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की हत्या करवाना चाहता था, लेकिन सनी सिंह ने गोगी गैंग को ही चूना लगा दिया। बकौल पुलिस सनी ने बताया कि गोगी गैंग के दिए जिगाना और गिरसान पिस्टल को लेकर वो 9-11 हो गया, जबकि 15 अप्रैल को इन्हीं पिस्टल्स का इस्तेमाल माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ की हत्या में किया गया। मौका वारदात से पुलिस को जिगाना और गिरसान पिस्टल भी बरामद हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि अतीक और अशरफ की हत्या से पहले शूटर्स गोगी गैंग के बुलावे पर दिल्ली गए थे। गोगी गैंग इन शूटर्स के जरिए अपने कट्टर दुश्मन टिल्लू ताजपुरिया को रास्ते से हटाना चाहता था। हालांकि सनी सिंह की पुलिस को सुनाई गई ये कहानी झूठी भी हो सकती है, क्योंकि वो एक शातिर अपराधी है। बहुत मुमकिन है कि सनी गोगी गैंग का नाम लेकर मास्टरमाइंड को बचाने की कोशिश कर रहा हो, वो पुलिस को बरगलाने की कोशिश में लगा हो। वैसे एसआईटी की पूछताछ में पता चला है कि तीनों शूटर्स ने अतीक और अशरफ पर 28 गोलियां चलाई थी। जिगाना पिस्टल से 13 और गिरसान से 11 राउंड फायर हुआ था, जबकि 4 राउंड फायरिंग देसी पिस्टल से की गई थी। जिगाना का इस्तेमाल सनी सिंह ने किया था, वहीं गिरसान का इस्तेमाल लवलेश ने किया था और अरुण मौर्य ने देसी पिस्टल से गोलियां चलाई थी। वैसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियारों को लेकर जो कुछ भी पता चला है उसकी प्रामाणिकता को लेकर संशय है। कई सवाल हैं जो मुंह बाए खड़े हैं। शूटर सनी सिंह, लवलेश और अरुण मौर्य के मुताबिक वो जितेंद्र गोगी गैंग के बुलावे पर दिल्ली गए थे और जिगाना और गिरसान जैसी पिस्टल्स गोगी गैंग ने ही उनको दी थी। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली के कुख्यात जितेंद्र गोगी गैंग ने टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के लिए अपने गुर्गों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। दूसरा सवाल यह भी है कि अगर पुलिस से बचने के लिए ऐसा किया भी तो गोगी गैंग ने शूटर सनी, लवलेश और अरुण पर आंख मूंद कर भरोसा कैसे कर लिया। तीनों शूटर्स गोगी गैंग की आंखों में धूल झोंककर दिल्ली से प्रयागराज कैसे भागे। चौथा सवाल, क्या किसी और शख्स ने इन तीनों की दिल्ली से भागने में मदद की। शूटर सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य को इस बात का डर नहीं लगा कि अगर गोगी गैंग ने उन्हें दबोच लिया तो फिर क्या होगा। तीनों शूटर्स गोगी गैंग का भरोसा जीतने यानी उसका काम करने के बाद भी तो प्रयागराज भाग सकते थे। सनी, लवलेश और अरुण क्या गोगी गैंग से सिर्फ हथियार हासिल करने के लिए दिल्ली गए थे? और अगर वो सिर्फ हथियार लेने गए थे तो उनके पास कैमरा, चैनल की माइक आईडी और पहचान पत्र कहां से आया? क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि गोगी गैंग ने उन्हें मीडिया से जुड़ी चीजें मुहैया कराई थी। इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे तो साफ हो जाएगा कि अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी शूटर कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ। लेकिन फिलहाल एक बात तो साफ है कि इस केस को सॉल्व करना एसआईटी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे जांच और पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नए खुलासे होते जा रहे हैं। जी न्यूज को पुलिस से जुड़े सूत्रों से पता चला है कि शूटर्स प्रयागराज के जिस होटल में रुके थे वहां अपना फर्जी पता दिया था। शूटर्स ने चित्रकूट के पते का फर्जी आधार कार्ड बनवाया था। फर्जी आधार कार्ड की तफ्तीश करने के लिए एसआईटी की एक टीम चित्रकूट भी गई है। जांच की जा रही है कि आरोपियों ने चित्रकूट के ही पते से आखिर फर्जी आधार कार्ड क्यों बनवाया था। दरअसल पुलिस को शक है कि आरोपी शूटर्स का चित्रकूट में भी मददगार होगा। अगर वो मददगार पुलिस को मिल गया तो इस केस पर पड़ी उलझन की धूल बहुत हद तक साफ हो सकती है। इस बीच अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की कुछ तस्वीरें खूब वायरल हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि उमेशपाल हत्याकांड के बाद फरार होने के दौरान ये तस्वीरें ली गई थी। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने शाइस्ता पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फरार होने की वजह से शाइस्ता को बसपा से महापौर का टिकट नहीं दिया गया है। उमेशपाल शूटआउट में अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर जिला अदालत में सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने धूमनगंज पुलिस से 2 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम की लगातार तलाश की जा रही है। एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने कहा है कि पुलिस इन्हें ट्रेस कर रही है। आगे बढ़ेंगे, बात पते की में उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जहां नगर निकाय चुनाव के लिए 4 मई और 11 मई को मतदान होना है। लेकिन उससे पहले यूपी बीजेपी ने एक नया कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। इस गाने के वीडियो में अखिलेश यादव के साथ साथ अतीक अहमद को भी दिखाया गया है। दरअसल यूपी बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए गए इस वीडियो के जरिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया है। वीडियो में मुजफ्फरनगर दंगों, महिलाओं के खिलाफ अपराध, मुख्तार अंसारी, गायत्री प्रजापति और अतीक अहमद का जिक्र किया गया है। 4 मिनट के इस वीडियो में 2 बार अतीक अहमद को दिखाया गया है। बताया जा रहा है कि चुनाव प्रचार वाहनों पर इस वीडियो को दिखाया जाएगा। बीजेपी नगर निकाय चुनावों में लोगों के बीच जाकर समाजवादी पार्टी और अतीक अहमद के कनेक्शन को भी याद दिलाना चाहती है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव के मद्देनजर सहारनपुर में एक जनसभा की। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर परोक्ष रूप से हमला किया। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा,
यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अब यूपी में कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा की तैयारी होती है। अब उपद्रव नहीं, उत्सव हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। उमेश पाल की हत्या में पुलिस को एक बड़ा सबूत हाथ लगा है। पुलिस को बरेली की जेल का एक सीसीटीवी वीडियो मिला है और इस वीडियो में उमेश पाल की हत्या की साजिश की कहानी छिपी हुई है। क्योंकि बरेली जेल के इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उमेश पाल की हत्या में शामिल अतीक के बेटे असद समेत सभी शूटर्स। बरेली जेल की सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये तस्वीर 11 फरवरी की है, यानी उमेश पाल की हत्या से सिर्फ 13 दिन पहले 24 फरवरी प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई थी। इसी बरेली जेल में बंद था अतीक का भाई अशरफ। उसी से मिलने 1-2 नहीं बल्कि 9 लोग पहुँचे थे। मिलने वालों में शामिल थे शूटर गुलाम, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान, अतीक का बेटा असद। इनके अलावा अशरफ से मिलने वालों में शामिल थे अशरफ का साला सद्दाम का साथी लल्ला गद्दी, शूटर साबिर, अरमान, सदाकत। 11 फरवरी को बरेली जेल में सभी अशरफ से मुलाकात करते हैं और 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। पहली बार एक ऐसा सबूत सामने आया है जो साबित करता है कि उमेश पाल मर्डर की साजिश बरेली जेल में रची गई थी। इस वीडियो में उमेश पाल की हत्या में शामिल सभी शूटर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और सभी ने अशरफ से करीब 2 घंटे तक मुलाकात की। इस वीडियो में सबसे पहले जेल के गेट से अंदर आते दिखाई दे रहा है शूटर गुलाम, जिसने आंखों पर काला चश्मा पहन रखा है। गुलाम के ठीक पीछे सफेद शर्ट और नीली जीन्स पहने गुड्डू मुस्लिम चला आ रहा है। 11 फरवरी को अशरफ से मिलने वाली बरेली जेल पहुंचे शूटर्स में साबिर और कुछ और शूटर्स भी शामिल थे। 11 फरवरी को दोपहर 1:22 पर सभी 9 लोग जेल के मेन गेट से दाखिल हुए। दोपहर 3:14 पर सभी जेल से निकल गए। 2 घंटे की इस मुलाकात के लिए अतीक के बेटे असद की आईडी का इस्तेमाल हुआ। जेल में मुलाकात के लिए दी गई पर्ची के साथ असद का आधार कार्ड मिला है। इस वीडियो के सामने आने के बाद बरेली जेल में मौजूद पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वीडियो को गौर से देखें तो अशरफ और शूटर्स की मुलाकात में पुलिस की मिलीभगत भी साफ नजर आ रही है, क्योंकि सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि शुरुआत में किस तरह एक पुलिस वाला इन शूटर्स को लेकर पहुंचता है। सबसे पहले वो दरवाजे के अंदर घुसता है, फिर दूसरे पुलिस वाले को अतीक गैंग के शूटर्स को आगे लेकर जाने का इशारा करता है। इसके बाद एक एक करके शूटर्स अंदर घुसने लगते हैं। जो पुलिस वाला इन शूटर्स को यहाँ पर लेकर आया है वो सबके आने का इंतजार करता है और फिर उनके पीछे आगे बढ़ जाता है। यानी ये वीडियो बरेली जेल में अतीक गैंग के शूटर्स को अशरफ से मिलवाने में खाकी की भूमिका पर भी सवाल उठाता है। बरेली जेल के दूसरे वीडियो में नजर आया कि कैदियों से मिलने जाने वाले लोगों की किस तरह लाइन में लगाकर चेकिंग की जा रही है, लेकिन अतीक गैंग के शूटर्स गुलाम, गुड्डू, उस्मान और असद के लिए वीआईपी व्यवस्था की गई थी। अशरफ और शूटर्स की मुलाकात में पुलिस की मिलीभगत का शक इसलिए भी गहरा जाता है क्योंकि एसटीएफ ने जब बरेली जेल की सीसीटीवी को खंगाला तो उन्हें ये वीडियो मिला ही नहीं, क्योंकि बरेली जेल के सीसीटीवी से ये वीडियो पहले ही डिलीट कर दिए गए थे। इसलिए एसआईटी ने इस वीडियो को जेल मुख्यालय के सर्वर से निकाला है। यानी सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि आखिर बरेली जेल के सर्वर से किसने इसे डिलीट कर दिया था। यही नहीं, शूटर्स से अशरफ की मुलाकात के लिए पुलिस ने जेल के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि जेल मैनुअल में नियम है कि किस कैदी से एक बार में सिर्फ 3 लोग ही मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा मुलाकात का समय सिर्फ आधे घंटे तक ही हो सकता है, लेकिन जेल में अशरफ से मिलने 9 शूटर्स पहुंचे और उनकी मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली। इसके अलावा जिस तरीके से सभी लोग मुलाकात के लिए पहुंचे हैं, इससे मिलीभगत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले 26 सितंबर 2021 से 26 जून 2022 के बीच में 9 मुलाकातें पर्ची से कराई गई थी। बाकी 23 मुलाकातें 14 आवेदन पत्रों पर मैनुअल हुई थी। इन मुलाकातों के लिए केवल 2 से 3 लोगों के नाम, पते और पहचान पत्र जमा हुए थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद उमेश पाल हत्याकांड में अशरफ की पत्नी के 3 भाई सद्दाम, गद्दाफी और जैद को भी आरोपी बनाया जाएगा। 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड के प्रमुख गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। सीसीटीवी में अतीक के बेटे असद और गुड्डू बमबाज सहित दूसरे आरोपी इस हत्याकांड को अंजाम देते हुए नजर आए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कसम खाई कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। चंद दिनों के अंदर असद, अहमद और 3 शूटर्स पुलिस एनकाउंटर में मार गिराए गए। अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई, जिन पर इस हत्या की साजिश रचने का आरोप था, जबकि शाइस्ता, परवीन, गुड्डू बमबाज और शूटर साबिर अभी भी फरार हैं। लेकिन यूपी पुलिस की तफ्तीश में पता चला है कि सिर्फ उमेश पाल को मारना ही हत्यारों का असल मकसद नहीं था, बल्कि इस हत्याकांड के जरिए अतीक गैंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना चाहता था। यही नहीं, अतीक गैंग उमेश पाल हत्याकांड के जरिए यूपी में दहशत फैलाना चाहता था।
अतीक अहमद को लग रहा था कि लोगों में उसके नाम का डर खत्म हो रहा है, लिहाजा उसे दिन की रोशनी में उमेश पाल के मर्डर का प्लान बनाया और इसे अमली जामा पहनाने के लिए 4 बैकअप प्लान्स तैयार किए। सूत्रों के मुताबिक असद अहमद और गुड्डू बमबाज ने बाकी आरोपियों के साथ मिलकर प्लान ए के तहत काम करना शुरू किया। इस प्लान के जरिए अतीक गैंग एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। प्लान ए के मुताबिक 10 से 12 फरवरी के दौरान उत्तर प्रदेश में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट के दौरान उमेश पाल की हत्या की जानी थी। अतीक गैंग चाहता था कि इससे इंटरनेशनल लेवल पर भारत की साख को एक बड़ा बट्टा लगे। इसके लिए अरशद कटरा, नियाज और गुड्डू मुस्लिम माफिया अतीक के चकिया वाले घर पर रुके थे। वहीं उमेश पाल पर हमले की हालांकि कुछ शूटर्स ने इसके लिए मना कर दिया था। इसके बाद उमेश पाल की हत्या के लिए प्लान बी तैयार किया गया, जिसमें यह तय किया गया कि प्रयागराज कचहरी के बाहर हत्या की जाए, लेकिन यह प्लान भी फेल हो गया। तीसरा प्लान यानी प्लान सी भी तैयार किया गया, जिसमें प्रयागराज के किसी चौराहे पर हत्या की तैयारी थी। हालांकि यह प्लान भी बेकार गया। फिर प्लान डी बनाया गया, जिसके तहत उमेश पाल के घर से कुछ दूरी पर हत्याकांड को अंजाम देने की तैयारी की गई। प्लान डी पर सभी शूटर्स सहमत नजर आए और 24 फरवरी को इसे अंजाम दे दिया गया। हत्या की प्लानिंग के बाद उसे अंजाम तक पहुंचाते हुए असद अहमद और गुड्डू मुस्लिम सहित दूसरे आरोपियों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन अतीक का बेटा असद 48 दिनों तक यूपी पुलिस को गच्चा देता रहा। आखिरकार उसे झांसी के पास ट्रेस किया गया। यूपी एसटीएफ की टीम ने असद और उसके साथी गुलाम मोहम्मद को घेरा। एसटीएफ के मुताबिक असद और गुलाम ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों मारे गए, लेकिन असद और गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर के बाद एसटीएफ की कार्रवाई पर भी सवाल उठे। लिहाजा योगी सरकार ने इस एनकाउंटर की जांच के लिए 2 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राजीव लोचन मेहरोत्रा को न्यायिक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि रिटायर्ड डीजी विजय कुमार गुप्ता इस एनकाउंटर की जांच करेंगे। एनकाउंटर वाली जगह यानी झांसी जाकर ये न्यायिक आयोग मामले की जांच करेगा। वैसे इससे पहले मामले की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश हुआ था, लेकिन उस पर भी सवाल खड़े किए गए थे, जिसके बाद योगी सरकार ने न्यायिक आयोग के गठन पर फैसला किया। उमेश पाल पर बम फेंकने वाले गुड्डू मुस्लिम के नए ठिकाने का पता चला है। गुड्डू मुसलमान के छत्तीसगढ़ में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है और इसका खुलासा ओडिशा के एक शख्स ने यूपी एसटीएफ से पूछताछ के दौरान किया है। उसे गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन भी बताई है। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम छत्तीसगढ़ के महासुमंद के एक पुराने बदमाश के संपर्क में है, जो बीते लंबे समय से ओडिशा में रह रहा था। खबर है कि इसी बदमाश से पूछताछ करके एसटीएफ ओडिशा पहुंची थी, जहां से अतीक के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन मिली। गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन जहाँ मिली थी वो इलाका छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर है। माना जा रहा है कि पुलिस के आने की भनक मिलते ही गुड्डू छत्तीसगढ़ भाग गया होगा। उन्हें पुलिस से कैसे फरार होना है या पुलिस की गिरफ्त से कैसे बचना है, इसके बारे में जानकारी काफ़ी प्राप्त हो गई होती है और यही कारण होता है कि ये पुलिस के लिए गिरफ्तारी में सरदर्द होते हैं। लेकिन एसटीएफ लगातार इनको ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। बहुत सारी जानकारियां मिली भी हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो पाएगी। गुड्डू मुस्लिम 5 लाख का इनामी है। 24 फरवरी को उसने उमेश पाल के ऊपर बमों से हमला बोला था। आज भी 24 तारीख है, यानी 2 महीने बाद भी पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम है। लेकिन सवाल अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का भी है। आखिर शाइस्ता परवीन कहां छिपी हुई है? क्यों पुलिस उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है? क्या गिरफ्तारी से बचने के लिए वो सरेंडर करने वाली है? क्या वो सरेंडर तभी करेगी जब कोर्ट उसे अग्रिम जमानत दे दे? क्योंकि शाइस्ता परवीन अगले 1-2 दिन में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर करने वाली है। इससे पहले एमपी एमएलए कोर्ट में उसकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज हो चुकी है। कि क्या ये अग्रिम जमानत याचिका खारिज होती है और क्या शाइस्ता परवीन कोर्ट में आकर सरेंडर करती है? सवाल ये भी है कि अगर कोर्ट में सरेंडर करती है तो क्या उसकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा होगी? शाइस्ता पर 50,000 रुपए का इनाम है। पुलिस शाइस्ता की तलाश में प्रयागराज से लेकर कोलकाता तक और दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक छापे मार रही है, लेकिन हर बार शाइस्ता पुलिस को चकमा देने में कामयाब रही। क्या पुलिस शाइस्ता परवीन तक इसलिए नहीं पहुंच पा रही क्योंकि वो इद्दत में है? इस्लामिक परंपरा के मुताबिक शौहर की मौत के बाद बीवी इद्दत में चली जाती है। तो क्या शाइस्ता परवीन भी इद्दत में है? क्या यही वजह है कि पुलिस शाइस्ता का सुराग पता लगाने में नाकाम नहीं है? इस्लामिक परंपरा के मुताबिक तलाक या पति की मौत के बाद पत्नी इद्दत में चली जाती है। इद्दत का मतलब प्रतीक्षा की अवधि। पति की मौत के बाद इद्दत की अवधि 4 महीने 10 दिन होती है। इसमें विधवा महिला एकांतवास में रहती है। इस दौरान महिलाओं को छोड़कर वो किसी से नहीं मिलती है, सिर्फ अपने भाई या बेटे से ही वो मिल सकती है। कैसे 4 महीना 10 दिन क्यों किया जाता है? क्योंकि औरत को ये तय करना है कि औरत के पेट में कोई बच्चा है या नहीं है। ये साइंस भी आज की तस्दीक करती है कि 3 महीने के बाद
उजागर हो जाता है कि औरत के पेट में बच्चा है या नहीं। अतीक और अशरफ की मौत के बाद बातचीत में कई ऐसे मुस्लिम परिवारों ने बताया कि शाइस्ता इद्दत पर चली गई होगी और इसीलिए वो पुलिस के सामने नहीं आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने के मकसद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता पहुंचे और इस दौरान उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। दोनों नेताओं की अगवानी करने के लिए खुद ममता बनर्जी अपने ऑफिस के गेट पर मौजूद थी। इसके बाद तीनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में विपक्षी एकता को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा, विपक्षी दल जो कुछ करेंगे वो देश के हित में होगा। अगला जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो उसके लिए सब लोग उसके पहले पूरी तैयारी करें और सब लोग आपस में बैठ करके बातचीत करें और आगे का सब कुछ तय करें कि जो कुछ भी आगे करना है वो देश के हित में होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ प्रचार पर ध्यान दिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी का इतिहास से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। सभी लोग पता नहीं इतिहास को बदल देंगे, क्या करेंगे, तो सब लोगों को अलर्ट होना है। इसलिए हम लोग सब लोगों से बातचीत और आज बहुत अच्छी बातचीत हुई है। नीतीश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी विपक्षी दलों की एकता पर जोर दिया। ममता ने जेपी आंदोलन का भी जिक्र कर डाला और कहा कि हमें बिहार में ही ऑल पार्टी मीटिंग करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक मंच पर आकर विपक्ष को ये संदेश दे देना चाहिए कि वो एक हैं। पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए, बहुत बड़ा हीरो बन गया, कोई कुछ नहीं करके मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के, खाली झूठा बात कह के, एक वीडियो बना के। ममता से मुलाकात के पहले नीतीश कुमार हाल ही में दिल्ली जाकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी मिल चुके हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। दरअसल नीतीश की कोशिश लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की है। हालांकि बीजेपी नसीहत दे रही है कि नीतीश पहले बिहार के हालात सुधारने पर ध्यान दें। बिहार संभल नहीं रहा। बिहार के अंदर जिस प्रकार से जंगल राज है, लॉ एंड ऑर्डर है नहीं वहाँ पर। बिहार की चिंता करें बनस्पत की ऑपोजिशन यूनिटी की। और इस समय एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात करने के बाद नीतीश कुमार अब लखनऊ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से मुलाकात की। तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के साथ मौजूद हैं। तस्वीरें भी मिलने लगी हैं। अखिलेश यादव ने बुके दिया है नीतीश कुमार को। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। बंगाल में पहुंचे, ममता बनर्जी के साथ मुलाकात करी। यानी जो जितने लोकल दल है, स्थानीय राजनीतिक दल हैं, उनके नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं नीतीश कुमार। और एक ही मंत्र है कि अगर हराना है बीजेपी को तो विपक्ष को एकजुट होना होगा। हम लोगों ने तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को देश में हम लोग एकजुट करें और मिल करके सब लोग काम करेंगे ताकि यह देश आगे बढ़े, दूसरे तीसरे मुक्ति मिले पूरे देश को। और आप समझ रहे हैं देश के इतिहास को बदलने के चक्कर में लोग हैं, तो लोगों को तो जानना चाहिए ना सब चीज को। और जो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, खाली प्रचार ही ना हो रहा है। विपक्षी एकता के कवायद के बीच महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट के गठबंधन में दरार की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के एक बयान के बाद महाविकास अघाड़ी के भविष्य पर ही सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल पवार ने कहा कि आज महाराष्ट्र में अघाड़ी है, लेकिन कल होगा या नहीं ये नहीं पता। नहीं बाकी आता आम्ही एकत्र लढणार वगैरे आज आघाडी आहे, एकत्र काम करायची इच्छा आहे, पण इच्छाच नाही पोलिसी नसते, रागाचं वाटतं, त्याच्यात काही इश्यू आहेत का नाही ते अजून केलंच नाही, ते कसं सांगता येईल। हालांकि शिवसेना के उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भरोसा जताया कि गठबंधन की एकता कायम रहेगी और शरद पवार पहले वाली भूमिका में ही रहेंगे। 2024 में हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। ये पवार साहब की भूमिका कल थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। पवार का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब उनकी अपनी ही पार्टी में सब ठीक नहीं चल रहा है। पवार के भतीजे अजीत पवार की नाराजगी की खबरें सुर्खियों में हैं। खबर ये है कि अजीत पवार भविष्य की संभावनाएं टटोल रहे हैं। फिलहाल दोनों ही पक्षों ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन अजीत पवार की पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाने से अटकलों को हवा मिल रही है।
दिल्ली के तमाम फ्लाईओवर्स पर दौड़ती गाड़ियों और मेट्रो को तो आप सभी ने देखा होगा, लेकिन अब दिल्ली में एक ऐसा फ्लाईओवर बन रहा है जहां कार, बस या मेट्रो नहीं बल्कि हवाई जहाज चलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के T2 और T3 टर्मिनल को एक एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे से जोड़ा जाएगा। एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे के जरिए एयरपोर्ट के T2 और टर्मिनल T3 को जोड़ा जाएगा और इस टैक्सीवे पर विमान खड़े किए जा सकेंगे। ये एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे 1.8 किलोमीटर लंबा और 203 मीटर चौड़ा होगा। प्लेन की आवाजाही में दिक्कत ना हो, इसके लिए 203 मीटर चौड़े टैक्सीवे को 7 हिस्सों में बांटा गया है। प्लेन की आवाजाही के 44 मीटर के 2 टैक्सीवे होंगे, जबकि दोनों टैक्सीवे के बीच में 47 मीटर चौड़ी खाली जगह होगी और दोनों टैक्सीवे के किनारे भी 29 मीटर की जगह खाली छोड़ी जाएगी। इसके अलावा दोनों किनारों पर फायर ब्रिगेड और ब्रेकडाउन जैसी इमरजेंसी सेवाओं के लिए 3-3 मीटर चौड़ी रोड बनाई जाएगी। ये टैक्सीवे एयरपोर्ट के पास मौजूद सड़क के 8 मीटर ऊपर बनाया जाएगा, यानी नीचे सड़क पर गाड़ियां फर्राटा भरेंगी और ऊपर बने टैक्सीवे पर प्लेन खड़े नजर आएंगे आपको। हालांकि इस एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे की सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा चल रही है ताकि वहां मौजूद प्लेन को किसी भी तरीके का नुकसान न पहुंचे। सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर के महीने में ये एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे शुरू हो जाएगा और वहां प्लेन खड़े भी होने लगेंगे। पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में भारत और अमेरिकी वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। बड़ी बात यह है कि इस युद्धाभ्यास में जापान भी ऑब्जर्वर की भूमिका में शामिल हुआ है, क्योंकि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक में सहायता के मकसद से युद्धाभ्यास किया जा रहा है। इस दौरान जब लड़ाकू विमानों ने आसमान में उड़ान भरी तो पूरा इलाका इसकी गड़गड़ाहट से गूंज उठा। होप इंडिया 2023 के मौके पर कलाईकुंड एयरफोर्स बेस पर दोनों ही देशों के बीच जो अभ्यास हो रहा है उसकी लोकेशन को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से चीन की सीमा पर निगरानी का काम होता है। अमेरिका अपने फाइटर जेट F-15 को इस अभ्यास में लाया है। भारत ने स्वदेशी तेजस के अलावा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जगुआर, फ्रांस से हासिल किए रफाल और भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले Su-30 फाइटर जेट्स को इस अभ्यास में उतारा है। इस दौरान अमेरिकी अधिकारियों ने भी दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग की बात की। And we're committed to working together and training together and establishing and maintaining partnerships to support that free and open Indo-Pacific. इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य आपसी सहयोग और सामंजस्य को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए एक चीते की मौत हो गई है। कूनो नेशनल पार्क से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को उदय नाम के चीते की बीमारी की वजह से मौत हो गई। रविवार सुबह वन विभाग के कर्मचारियों ने देखा उदय नाम का ये चीता लड़खड़ाकर और गर्दन एक ओर झुकाकर चल रहा था, जिसके बाद उसे बेहोश कर जांच के लिए मेडिकल सेंटर लाया गया, लेकिन रविवार शाम 4 बजे उसने दम तोड़ दिया। इस चीते की मौत कैसे हुई, इसका पता लगाने के लिए उसके शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उदय नाम के इस चीते को 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क लाया गया था, लेकिन कूनो नेशनल पार्क में महज 65 दिन रहने के बाद उसकी मौत हो गई। इससे पहले 27 मार्च को नामीबिया से लाई गई शाशा नाम की मादा चीता की भी मौत हुई थी। डॉक्टर्स ने बताया कि किडनी फेल होने की वजह से शाशा की मौत हुई थी। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 2 खेप में कुल 20 चीते कूनो नेशनल पार्क लाए गए थे, लेकिन 2 चीतों की मौत के बाद कूनो नेशनल पार्क में अब सिर्फ 18 चीते ही जिंदा बचे हैं। आगे बढ़ेंगे। स्मगलिंग के मामले में गुजरात एटीएस ने लॉरेंस बिश्नोई को हिरासत में ले लिया है। गुजरात एटीएस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को हिरासत में ले लिया है। एटीएस की टीम पाकिस्तान से हो रही स्मगलिंग के केस में लॉरेंस से पूछताछ करेगी। यूपी में निकाय चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने बैठक की है। लखनऊ में पार्टी के दफ्तर में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने मीटिंग की है। महाराष्ट्र के रावेर में अक्षय तृतीया के दौरान हाथ ठेला खींचने की परंपरा के दौरान हादसा हो गया। अनियंत्रित ठेले आपस में टकरा गए थे, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। अमृतसर के बटाला रोड पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से फैक्ट्री का सारा सामान जल गया। महाराष्ट्र के ठाणे में एक फूड ट्रक में आग लग गई। आग के बाद ट्रक में रखा खाने का सारा सामान जल गया। सूडान की राजधानी खार्तूम की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और जगह जगह धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। ये बात की गवाही है कि सूडान में अभी भी हालात ठीक नहीं हुए हैं। सेना और विद्रोहियों के बीच लगातार चल रही हिंसक झड़प में खार्तूम शहर तबाह हो रहा है।
सूडान की सेना और पैरामिलिट्री फोर्स यानी रैपिड सपोर्ट आमने सामने है। उत्तरी खार्तूम से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें औद्योगिक इमारतों से हमले के बाद धुआं निकलता दिखा। WHO के मुताबिक सूडान में शुरू हुआ ताजा विद्रोह के बाद से वहां अब तक 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और करीब 4000 लोग घायल हैं। हिंसा और हमले खार्तूम एयरपोर्ट की तरफ भी बढ़ गए हैं, लिहाजा हवाई क्षेत्र बंद है और सूडान तक दवाइयां पहुंचा पाना भी मुमकिन नहीं हो पा रहा। ईद से पहले हुई सीजफायर की घोषणा का भी वहाँ कोई असर नहीं दिखाई दिया। आलम यह है कि पानी से लेकर रोटी तक की किल्लत आ गई है, बाजार बंद है और जरूरी सामान की सप्लाई भी रुक गई है। सेना ने लोगों को पहले ही आटे दाल का इंतजाम करने की चेतावनी दे दी थी, लेकिन हालात इतने खराब हो जाएंगे इसका किसी को अंदाजा नहीं था। सूडान की राजधानी खार्तूम और देश के कई हिस्सों में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच हिंसक संघर्ष चल रहा है। सूडान में चल रहे इस विद्रोह की आग कई साल पहले से सुलग रही थी। इस वक्त सूडान में सेना प्रमुख अब्देल फतेह अल बुरहान और अर्धसैनिक बलों के लीडर मोहम्मद हमदान डगोलो आमने सामने हैं। ये संघर्ष सत्ता को नागरिक सरकार के हाथों में सौंपने को लेकर शुरू हुआ था, जिसके बाद अक्टूबर 2021 में सूडान में तख्ता पलट हुआ और उसके बाद बनी अंतरिम सरकार और सेना के बीच लगातार टकराव होता रहा। तख्ता पलट के बाद सूडान में शासन के लिए संप्रभु परिषद यानी सोवरेन काउंसिल बनाई गई, जिसके अध्यक्ष सेना प्रमुख हैं और उपाध्यक्ष अर्धसैनिक बलों के प्रमुख हैं। इस बीच सेना प्रमुख ने प्रस्ताव रखा कि अर्धसैनिक बलों को सेना में मिला दिया जाए, जिस पर कई सालों से विवाद चल रहा है। अर्धसैनिक बलों के संगठन RSF के मुखिया सेना के सभी ठिकानों पर कब्जा करने की फिराक में हैं, तो वहीं सेना प्रमुख का कहना है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के भंग होने तक सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। कुल मिलाकर सेना प्रमुख और पैरामिलिट्री फोर्स के चीफ सूडान पर अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं और सूडान इस वक्त दो कमांडर्स के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई का खामियाजा भुगत रहा है। सूडान में लगातार फाइटर जेट उड़ रहे हैं और रॉकेट हमले भी किए जा रहे हैं। हमले की आशंका को देखते हुए सूडान का हवाई क्षेत्र विदेशी उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि इस बीच खार्तूम से कई देशों के मिलिट्री एयरक्राफ्ट उड़ान भरते दिखे। क्योंकि सूडान के बिगड़ते हालात को देखते हुए तमाम देश अपने नागरिकों और राजनयिकों को बाहर निकालने में जुट गए हैं। रविवार को फ्रांस का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खार्तूम एयरबेस पर पहुंचा। गृह युद्ध की अस्थिरता और हिंसा से बाहर निकल पाने की राहत लोगों के चेहरों पर साफ दिख रही थी। खार्तूम से फ्रांस के 2 विमान नागरिकों और राजनयिकों के साथ जिबूती एयरबेस के लिए रवाना हुए, जिनमें सूडान से सुरक्षित बाहर निकाले गए करीब 200 नागरिक मौजूद थे। इटली ने भी 2 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 के जरिए अपने नागरिकों को सूडान से बाहर निकाला और जिबूती में अपने सैन्य अड्डे तक पहुंचाया। इसी तरह ग्रीस और जॉर्डन जैसे देशों ने भी अपने नागरिकों को सूडान में गृह युद्ध के बीच से बाहर निकालना शुरू कर दिया है। ज्यादातर देश सूडान से जिबूती में अपने सैन्य अड्डों पर लैंडिंग कर रहे हैं, जो एक बंदरगाह शहर भी है और लाल सागर के मुहाने पर मौजूद है। आज भी खार्तूम में फंसे कई देशों के नागरिकों को जिबूती लाया जाएगा। सूडान में हिंसक संघर्ष के बीच 3000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। अपने नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए भारत भी सूडान के पड़ोसी देशों से संपर्क में है। सूडान से भारतीय की सुरक्षित घर वापसी के मिशन को भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी का नाम दिया है, जिसके तहत वायुसेना के 2 C-130J विमानों को सऊदी अरब के जिद्दा में स्टैंड बाई पर रखा गया है और वो नागरिकों की वतन वापसी के लिए तैयार है। इसके अलावा INS सुमेधा भी पोर्ट सूडान पहुंच गया है। 500 भारतीय भी पोर्ट सूडान पहुंच चुके हैं, जबकि और भारतीय अभी वहां पहुंच रहे हैं। सूडान में फंसे नागरिकों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार समुद्र और हवाई मार्ग दोनों मोर्चों पर मुस्तैद है। सूडान में जमीनी स्तर पर कोई भी कदम वहां के सुरक्षा हालात को देखते हुए उठाया जाएगा। सूडान में भारतीय दूतावास में फंसे नागरिकों से लगातार संपर्क किया जा रहा है और उन्हें गैर जरूरी जोखिम न लेने की सलाह दी जा रही है। भारत सूडान के पड़ोसी देश UAE, सऊदी अरब और मिस्र के लगातार संपर्क में भी है। 18 अप्रैल को विदेश मंत्री S जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से बात की थी, जिसके बाद 22 अप्रैल को सऊदी अरब ने सूडान से 91 नागरिकों को बाहर निकाला, जिनमें भारत के साथ 12 दूसरे देशों के 66 नागरिक भी शामिल हैं। अमेरिका में पक्षी के टकराने के बाद प्लेन के इंजन में आग लग गई। अमेरिका के ओहियो एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद एक प्लेन के इंजन में आग लग गई। हवा में पक्षी के टकराने के बाद प्लेन में आग लगी थी। आग के बाद प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। रूस के खिलाफ लगातार लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों को राष्ट्रपति जेलेंस्की ने धन्यवाद दिया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन को विदेशी हथियार मुहैया कराने की कोशिश करते रहेंगे। मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज तीसरी बार कोविड संक्रमित हो गए हैं। 2013 में लोपेज को हार्ट अटैक भी आया था। संक्रमित होने के बाद फिलहाल उन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है।
नेपाल में इंसानों को खाने वाली एक शेरनी को पकड़कर चिड़ियाघर में लाया गया है। 4 हाथियों और एक्सपर्ट्स की टीम की मदद से शेरनी को पकड़ा गया है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत शनिवार से हो गई है। कल से केदारनाथ धाम के कपाट भी भक्तों के लिए खुल जाएंगे। बाबा केदार के कपाट खुलने से पहले मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। सैकड़ों श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के धाम को सजाने के लिए काम कर रहे हैं। मंदिर को 42 क्विंटल गेंदे के फूलों से चारों ओर से सजाया जा रहा है। बाबा केदार के कपाट खुलने में अब कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है और आप देखिए मेरे पीछे जो मंदिर का विहंगम दृश्य आपको दिख रहा है। बाबा केदार के धाम 6 महीने बंद रहते हैं और अब विधि विधान के साथ कुछ घंटों बाद वो खुलेंगे। तो आप देखिए किस तरह से पूरे मंदिर को सजाया जा रहा है। सजावट के लिए ऋषिकेश, हरिद्वार से लेकर गुजरात तक के गेंदे के फूल मंगाए गए और पिछले 2 दिनों से मंदिर का भव्य श्रृंगार चल रहा है। ऋषिकेश से आए हैं, 2 दिन से फूलों का सजावट का काम यहाँ शुरू हो चुका था। फूल कल पहुँच गए थे यहाँ और आज कल से ही फूलों की सजावट हमने शुरू कर रखी है। इस बीच बर्फबारी के बीच केदारनाथ धाम के आसपास की पहाड़ियां चांदी सी चमकने लगी हैं। केदारनाथ धाम के कपाट कल सुबह खुल रहे हैं। इससे पहले बाबा केदार की डोली आज केदारनाथ धाम पहुंची और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे जो हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगा रहे थे। दरअसल जाड़े में जब मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तो बाबा केदार का निवास उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में होता है। कपाट खुलने से पहले उन्हें वहां से केदार धाम लाया जाता है। अब विधि विधान से कल सुबह केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर सकेंगे।